एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ का एक्सप्रेशन निकालने जा रहा हूं मैं, है ना। लीनियर भी निकालूंगा, एंगुलर भी, लेकिन उसके बीच में इंटरमीडिएट का ही फॉर्मूला आएंगे जो मेरे काम आएंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना बेटा ये इस स्टडी को, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, यहां से खूब न्यूमेरिकल होंगे अपने, और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल यहीं से पूछे जाते हैं। ये सोर्स है, ये दिस इज S1, दिस इज S2, एंड दिस सेपरेशन इज स्मॉल डी, ठीक है। ये स्मॉल डी है ना। ये सेपरेशन क्या है? स्मॉल। ये स्क्रीन, ठीक है। ये सेंटर O, ठीक है भैया। ये देखो, ये अब देखो, मैं जा रहा हूं किसी पॉइंट P पर, है ना। ये सब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट P पॉइंट है ना, जो कि सेंटर से y दूरी पर है, सेंटर से y डिस्टेंस पर है ना। तो एट पॉइंट P जो कि सेंटर से y डिस्टेंस पे है। देखो अब यह पार्ट डिफरेंस कितना होगा, तो मैं बोल दूं ये S1P और S2P, ये, और इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा है ना। एंगुलर पोजीशन क्या होती है? सेंट्रल लाइन से एंगल, ये थीटा, दिस इज द एंगुलर पोजीशन, है ना, थीटा। तो बोल दो 8 पॉइंट P, 8 पाथ डिफरेंस, 8 पाथ डिफरेंस 8 पॉइंट P, बोलो 8 पॉइंट P पॉइंट पर पाथ डिफरेंस कितना होगा? तो मैं बोल दूं डेल एक्स एट P बराबर S2P माइनस S1P। ए बड़ी वेव दूर से कौन आ रही है? S2 वाली वेव, S2P माइनस S1P, ये। तो ये S2P माइनस S1P, दिस वुड बी द पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। चलो आ जाओ, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं या ये 90 डिग्री। तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो जैसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो मैं बोल दूं ए इधर देखना बेटा। अच्छा, ये जो D होता है बेटा, एक बात ध्यान रखना, दिस D इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d। सर इससे फायदा क्या होगा? ये D जो होता है बेटा, स्क्रीन, ये मीटर में होती है, जो स्क्रीन की डिस्टेंस होती है वो लगभग मीटर में होती है, 1 मीटर 2 मीटर, और ये जो सेपरेशन होता है वो माइक्रोमीटर मिलीमीटर में होता है, mm में, मिलीमीटर में होता है। तो बोल दूं इसके कंपेरिजन में ये बहुत ज्यादा दूरी है। अरे बोलो सर उससे फायदा क्या? उससे बेटा ये दोनों लाइन इक्वल हो जाएगी। ये सर ऐसे कैसे बताता हूं, थोड़ा सा इधर साइड में डायग्राम। बेटा अगर स्लिट बहुत करीब है, ये दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन mm में है ना, और ये मीटर में बहुत दूर है, तो मैं बोल दूं ये ट्राइंगल, ये देखो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो क्या बेस और क्या हाइपोटेनस, देखो इतने छोटे से ट्राइंगल में क्या बेस और क्या हाइपोटेनस, ये दोनों इक्वल नहीं होंगे लगभग। अरे बोल बेटा, ये थीटा है तो मैं बोल दूं ये दोनों लाइन सेम होगी। तो अगर स्क्रीन बहुत दूर है, स्लिट सेपरेशन के कंपैरिजन में देखो ये एक्चुअल में ऐसे दिखेंगे बेटा, ये एक्चुअल में ऐसे दिखेंगे, ये स्लिट सेपरेशन ये, और ये स्क्रीन बहुत दूर। तो मैं बोल दूं अगर ये इतना दूर है तो क्या परपेंडिकुलर और क्या बेस और क्या क्या ये सब इक्वल होंगे, ठीक है। सर फिर इसको भी नेग्लिजिबल नहीं, जब लैम्डा ही माइक्रो एंगस्ट्रॉम में है तो ये पार्ट डिफरेंस मेरे लिए मैटर करेगा, छोटा है पर मेरे लिए मैटर करेगा, तो मैं इस पार्ट डिफरेंस को नहीं छोड़ सकता। अरे बोलो, तो इस दूरी के कंपैरिजन में इनके गैप को नेग्लिजिबल, ये दो इक्वल तो बोल सकता हूं, पर इस पाथ को मैं नहीं छोड़ सकता, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिस पाथ डिफरेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा मैं बोल दूं इस पे परपेंडिकुलर ये और इस पे परपेंडिकुलर ये, तो ये एंगल भी थीटा हो गया क्या? बेटा सोचो बेटा, दिस थीटा। तो ये येलो कलर का ट्राइंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ये देखो ये, तो इन दोनों वेव को मिलाया, S2P और S1P का डिफरेंस मैं निकाल रहा हूं, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, तो इसका परपेंडिकुलर इस वाली हॉरिजॉन्टल, इस टेढ़ी लाइन का परपेंडिकुलर ये, हॉरिजॉन्टल लाइन का ये, तो अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो इनके बीच में एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। चलो साहब, अगर ये D है और ये थीटा है और ये 90 डिग्री का एंगल है, तो क्या मैं बोल दूं फ्रॉम ट्रायंगल ये दिस वुड बी D sin थीटा। देखो ये D cos थीटा होगा और ये D sin थीटा होगा, तो ये D sin थीटा। तो मेरे को P पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस पता पड़ गया, तो मैं बोल दूं दिस पार्ट डिफरेंस एट P पॉइंट, तो बोल दूं तो ये डेल x एट P विल बी D sin थीटा। लेकिन इसके लिए ध्यान रखना ये कैपिटल D मच ग्रेटर देन स्मॉल d होना चाहिए, है ना। कैपिटल D है ना, यहाँ पे इफ, ध्यान रखना यहाँ पे एक अप्रोक्सीमेशन, इफ कैपिटल D मच ग्रेटर देन स्मॉल d, देन डेल x एट P इज इक्वल टू D sin थीटा। ध्यान रखना ये पहला अप्रोक्सीमेशन है, ये D sin थीटा,
है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये खूब काम आएगा मेरा फॉर्मूला। ये तो पी पॉइंट की स्क्रीन पर किसी डिस्टेंस पी है, वाई पर पी पॉइंट पर पाथ डिफरेंस, अगर थीटा एंगल पर वो पॉइंट है, उसकी एंगुलर पोजीशन थीटा है, तो होता है डी साइन थीटा, है ना, डी स्मॉल डी साइन थीटा। ठीक साहब, अब देखो, अब मेरे को अगर ये लीनियर डिस्टेंस चाहिए कि कितनी दूरी पर, ये तो हो गया थीटा एंगल पर पाथ डिफरेंस, तो एंगल की टर्म्स में पाथ डिफरेंस आया, सेंट्रल लाइन से थीटा एंगल पर, सेंटर से वाई दूरी पर पाथ डिफरेंस पूछ लूं तो मैं, जहां पर पाथ डिफरेंस डेल एक्स है वो सेंटर से कितना दूर है, तो कई बार वो बोल देता है, सुनना, कई बार एग्जाम में बोल देता है फाइंड आउट पॉइंट ऑन स्क्रीन, फाइंड आउट पॉइंट ऑन स्क्रीन एट विच, या डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑन स्क्रीन एट विच पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। तो कई बार वो बोल देता पाथ डिफरेंस दे देगा ये, और थीटा नहीं पूछेगा, सेंटर से डिस्टेंस पूछेगा, कई बार तो थीटा पूछ लेगा, कई बार सेंटर से डिस्टेंस पूछेगा। सुनना, इधर देखो, एक क्वेश्चन यहां पे करते चलते, देखो देखो, चलो बाद में ही करेंगे क्वेश्चन, अभी उलझ जाएंगे, ठीक है, अभी चलने तो, ठीक है। तो कई बार तो थीटा पूछ लेता है कि फलान जी पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 पाथ डिफरेंस की सेंटर से सेंटर लाइन से कितने एंगल पर होगा, वो पॉइंट जहां पर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाई 4 है। कई बार पूछता सेंटर से डिस्टेंस, तो क्या मैं बोल दूं, अच्छा अब ध्यान रखना, ए फ्रिंज विड्थ भी एमएम में आती है, तो ये मीटर में, ये वाली डिस्टेंस मीटर में, और ये भी फ्रिंज विड्थ अगर एमएम में होगी, तो मैं बोल दूं इफ एंगल इज स्मॉल, तो मैं बोल दूं थीटा स्मॉल आ जाएगा। इफ एंगल इज स्मॉल, एंगल इज स्मॉल, अगर एंगल स्मॉल है तो बोल दूं, तो साइन थीटा को मैं थीटा लिख सकता हूं, और इसी को मैं टेन थीटा लिख सकता हूं, तो साइन थीटा को थीटा लिख सकता हूं और इसी को मैं टेन थीटा लिख सकता हूं। तो यहां से मैं बोल दूं क्या डेल एक्स पाथ डिफरेंस एट पी बराबर आ जाएगा बेटा, क्या ये क्या टेन थीटा, ये डी टेन थीटा, ये डी टेन थीटा, ठीक है। और टेन थीटा की वैल्यू कितना लिखूंगा, ये ट्राइंगल, इस ट्राइंगल से टेन थीटा कितना लिखूंगा, ये देखो ट्राइंगल को डार्क कर रहा हूं मैं, जो काम के ट्राइंगल है, तो एक तो येलो ट्राइंगल हो गया बेटा, ये एक व्हाइट ट्राइंगल डार्क किया मैंने, आ जाओ, फ्रॉम व्हाइट डार्क ट्राइंगल, फ्रॉम व्हाइट डार्क ट्राइंगल, डार्क ट्राइंगल, बोलो टेन थीटा कितना हो जाएगा, तो मैं बोल दूं वाई बाई कैपिटल डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये वाई बाई कैपिटल डी, तो पुट इट इन ये इक्वेशन 1, इसको 1 कर दो, इसको 2 कर दो, इन इक्वेशन 2, इन इक्वेशन 2 रखो, तो कितना आ जाएगा बेटा, डेल एक्स एट पी, है ना, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी बराबर डी टेन थीटा की वैल्यू वाई बाई डी लिख दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये देखो डी वाई बाई डी, तो ये पाथ डिफरेंस और सेंटर से डिस्टेंस, पाथ डिफरेंस और सेंटर से स्क्रीन पर डिस्टेंस में रिलेशन आ गया, किसी पॉइंट पी जहां पर पाथ डिफरेंस डेल एक्स है उसकी सेंटर से डिस्टेंस आ जाएगी, ये बोलो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको इक्वेशन 3 लिख दो, ये सब अभी मैं, ये अभी तो रामायण है, फिर मैं इनको काम में लूंगा, यहां से लिख दो हेंस, अच्छा अब यहां से ये, तो ये सेंटर से वाई डिस्टेंस पर अगर कहीं पर पाथ डिफरेंस डेल एक्स है, सेंटर पे कहीं से सेंटर से कितनी दूरी पर ये पाथ डिफरेंस होगा, तो यहां से वाई निकल जाएगा, तो यहां से बोल दूं मैं वाई बराबर डेल एक्स इंटू डी अपॉन स्मॉल डी, ये क्या फॉर ब्राइट, यहां से लिख दूं फॉर ब्राइट, ये फॉर ब्राइट फ्रिंज, यहां पे लिखो फॉर ब्राइट, फॉर ब्राइट डेल एक्स शुड बी एन लैम्डा, डेल एक्स एट पी, तो अगर ब्राइट की पोजीशन निकालनी है एंगुलर और लीनियर, तो एन लैम्डा लिख दो। तो देखो ये एन लैम्डा अगर यहां रखूंगा, इधर देख, ये एन लैम्डा यहां रखूंगा इस इक्वेशन 1 में, तो यहां से एंगुलर पोजीशन पता पड़ जाएगी, और ये इसमें रखूंगा इक्वेशन 4 में, तो लीनियर पोजीशन पता पड़ जाएगी, है ना। फॉर ब्राइट डेल पी बराबर एन लैम्डा, है ना, डेल पी बराबर डेल एक्स पी बराबर एन लैम्डा, पुट इट इन, है ना, फॉर एंगुलर पोजीशन,
टू फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट पुट इट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में रख दो, एन लैम्डा को ये यहां रख दो, तो आपको एंगुलर पोजीशन पता पड़ जाएगी। एन लैम्डा रखो, डी की वैल्यू दी होगी लैम्डा की टर्म्स में, काटो, आपको एंगुलर पोजीशन पता पड़ जाएगी। साइन थीटा बराबर जैसे कभी आएगा 30 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, तो आपको एंगुलर पोजीशन कितने कितने एंगल पे ब्राइट बनेगी सब पता पड़ जाएगा, है ना। और अगर लीनियर पोजीशन चाहिए तो टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रॉम सेंटर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, अगर सेंटर ऑफ स्क्रीन से ब्राइट की डिस्टेंस, पुट इट इन इक्वेशन 4 में रख दो इसमें। तो यहां पे अगर लिख दोगे डेल एक्स की वैल्यू, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू एल लैम्डा, तो आपको सेंटर से इसी पता पड़ जाएगा। तो चला जाओ, है ना। तो अब मैं लिखूं, तो यहां से देखो, तो डिस्टेंस ऑफ ब्राइट, अब मेरे को लीनियर पोजीशन निकालो, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फॉर डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, ऑन स्क्रीन, डिस्टेंस ऑफ ब्राइट फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन रखो। तो यहाँ पे, तो यहां से लिख दूं मैं y इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई डी, ठीक है, एन लैम्डा डी बाई डी, ये आ गया, ये nth ब्राइट की आ गई, ठीक है, ये आ गया nth ब्राइट, है ना। डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट, बेटा ये रामायण एक बार लिख दो, nth ब्राइट, है ना। ये नाउ n बराबर 1 2 3 4 रखो, 1 2 3 4, बोलो कितना आ जाएगा। तो y1 पहली ब्राइट कितनी आ जाएगी, लैम्डा डी बाई डी पे। तो अभी तक मैं जो वो लिख रहा था ना, याद है, लैम्डा डी बाई डी। ये सेकेंड ब्राइट कितनी आ जाएगी, y2 2 लैम्डा डी बाई डी। थर्ड ब्राइट कितनी आ जाएगी बेटा, y3 3 लैम्डा डी बाई डी। ऐसे nth ब्राइट आती जाएगी ये। अब देखो, ये फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। अब फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो फ्रिंज विड्थ बोलूँ मैं, है ना, लीनियर फ्रिंज विड्थ। अब फ्रिंज विड्थ का मतलब ही लीनियर होता है। एंगुलर के लिए एंगुलर लिखो, फ्रिंज विड्थ बीटा इज इक्वल टू, मैं बोल दूं y2 दो सक्सेसिव, देखो दो सक्सेसिव ब्राइट, डेफिनेशन पहले लिख दी थी मैंने, दो सक्सेसिव ब्राइट y2 माइनस y1 और y3 माइनस y2, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का सेपरेशन, ऐसे चलते रहो। तो बोल दूं बीटा बराबर आ जाएगा 2 लैम्डा डी बाई डी माइनस लैम्डा डी बाई डी, ये आ गया। तो यहां से आ जाएगा लैम्डा डी बाई डी। दिस इज द फ्रिंज विड्थ। ये फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन आता है यहां से। ठीक है सर, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, आ जाओ एंगुलर सेपरेशन निकाल लेते हैं, ये आ जाओ, है ना। यहां से देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना। नाउ एंगुलर फ्रिंज विड्थ, देखो अब इसके लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा ना, ऐसे नहीं दिखेगी। इधर आओ, क्या मैं बोल दूं, ये देखो, ये थीटा था, ये सेंटर से ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ। ये बोलो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने, बोलो एंगुलर फ्रिंज विड्थ की डेफिनेशन, दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का एंगुलर सेपरेशन। तो बोल दूं ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये ब्राइट, ये दोनों सक्सेसिव ब्राइट है, ध्यान रखना इनके बीच में और कोई ब्राइट नहीं है। तो बोल दूं दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का लीनियर सेपरेशन कितना आता है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर फ्रिंज विड्थ। अरे दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच में लीनियर सेपरेशन कितना आता है, ये। तो बोल दूं दिस इज बीटा, ये सेपरेशन होता बीटा। तो लीनियर सेपरेशन हो गया फ्रिंज विड्थ, और ये हो गया हॉरिजॉन्टल सेपरेशन हो गया कैपिटल डी। तो लीनियर सेपरेशन हो गया बीटा, और ये, तो यहां से आ जाओ, और ये मैं बोल दूं ये नेग्लिजिबल होता है। तो यहां से
टेन थीटा डब्ल्यू, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकाल रहा हूं मैं, तो टेन थीटा विड्थ एंगुलर फ्रिंज विड्थ बराबर बीटा बाई कैपिटल डी, और यहां से बोल दो फॉर स्मॉल एंगल, अरे बोलो फॉर स्मॉल एंगल टेन थीटा बराबर थीटा हो जाएगा लगभग, तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, तो यहां से बोल दो ये, तो ये थीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, और इसको लिख दूंगा मैं लैम्डा डी बाई स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, ये डी से डी गया, तो थीटा विड्थ बराबर आ जाएगा लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो यहाँ से थीटा विड्थ बराबर आ जाएगा लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये दिस इज द एंगुलर फ्रिंज विड्थ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। तो लीनियर फ्रिंज विड्थ एंगुलर फ्रिंज विड्थ दोनों आ गई क्या, ये देखो यहाँ पे भी ये बना दो बॉक्स, ये एक बार आजा बेटा, थोड़ी रामायण तो है लेकिन सीखनी तो पड़ेगी, तभी तो क्वेश्चन होंगे, और जब अपन क्वेश्चन करेंगे, जैसे याद है इंटरफेरेंस में भी रामायण बहुत थी, पर क्वेश्चन करे तो सारी बात क्लियर हो गई, ऐसे यहां पे भी क्लियर होगी। आजा वापस एक बार देख, थोड़ा सा समराइज कर। YDAC एक्सपेरिमेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड ब्राइट फोर्थ ब्राइट क्या होता है, फर्स्ट डार्क सेकंड क्या होता है समझ में आ गया, लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या होती है समझ में आ गया, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, चलो यहाँ पे एक डायग्राम में ये भी बता देता हूँ, ये देखो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज एंगुलर सेपरेशन, ये दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यहाँ पे बता देते हैं इसको भी, चलो दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये थीटा डब्ल्यू, ये दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का सेपरेशन या दो सक्सेसिव डार्क के बीच का एंगुलर सेपरेशन ये, तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी निकल जाएगी, ठीक है। तो ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ लीनियर फ्रिंज विड्थ समझ में आ गई, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ और लीनियर फ्रिंज विड्थ समझ में आ गई। फिर यहाँ पे nth ऑर्डर मैक्सिमा क्या होता है, nth ऑर्डर मिनिमा क्या होता है, वहां पार्ट डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस क्या होता है, समझ में आ गया। उसके बाद फिर अपन ने इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखा, तो मैक्सिमा पे 4I0 मिनिमा पे 0 होती है अगर दोनों इक्वल इंटेंसिटी की वेव है तो, और YDAC में इक्वल इंटेंसिटी के लिए, तो YDAC में एनर्जी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यही होगा। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फॉर फ्रिंज विड्थ या एक्सप्रेशन फॉर फ्रिंज विड्थ, तो फ्रिंज विड्थ के लिए एक्सप्रेशन कर रहा हूं मैं, तो मैं बोल दूं यहां से किसी पॉइंट P पर पार्ट डिफरेंस निकाला, तो स्क्रीन पर कोई पॉइंट P है, स्क्रीन पर थीटा एंगल पर कोई पॉइंट P है, तो थीटा एंगल पर पार्ट डिफरेंस होता है डी साइन थीटा, कितना आया डी साइन थीटा, वो ट्राइंगल बनाया फलाना डिमागा, पर इसके लिए डी मच ग्रेटर देन स्मॉल डी होना चाहिए, ये कंडीशन जरूरी है। तो ये फिर डी साइन थीटा को छोटे एंगल के लिए क्योंकि सेंटर से अगर करीब साइन थीटा को टेन थीटा लिखा और वाई बाई डी लिखा, तो फिर लीनियर पार्ट डिफरेंस ये पार्ट डिफरेंस डेल एक्स पी बराबर एक और फॉर्मूला आ गया क्या, डी वाई बाई डी, तो डेल एक्स पी बराबर डी वाई बाई डी, ये आया लीनियर डिस्टेंस की टर्म में, वो आया एंगल की टर्म में थीटा एंगल पर पार्ट डिफरेंस, और ये आया सेंटर से वाई दूरी पर पार्ट डिफरेंस। तो सेंटर से वाई दूरी पर पार्ट डिफरेंस ये होता है, इससे मैं ये भी पता कर सकता हूं कि कितनी दूरी पर पार्ट डिफरेंस इतना होगा। अब फॉर ब्राइट दिस पार्ट डिफरेंस विल बी एन लैम्डा, ब्राइट के लिए एन लैम्डा होगा, एन लैम्डा पहली इक्वेशन में रखा तो एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट आ जाएगी, ये देखो इन इक्वेशन 1 तो एंगुलर पोजीशन आ जाएगी, तो यहां पे लिख दो कितना, तो यहां पे एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा है ना, यहां पे एक लाइन और ऐड कर देते हैं है ना, तो यहां पे एक लाइन और ऐड कर रहा हूं मैं, तो यहां से लिख दूं मैं डी साइन सॉरी एन लैम्डा बराबर डी साइन थीटा, ठीक है। ये सॉल्व इट एंड फाइंड एंगुलर पोजीशन एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट, इसको सोल्व करो और ब्राइट की एंगुलर पोजीशन निकाल लो, ठीक है बेटा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी करेंगे अपन, ठीक साहब। फिर अपन ने तो इसको इक्वेशन 4 में रखा, डेल एक्स बराबर एन लैम्डा को, तो मेरे को सेंटर से दूरी पता पड़ गई ब्राइट फ्रिंज की। अब एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखी, तो पहली ब्राइट लैम्डा डी बाई डी पे, दूसरी ब्राइट 2 लैम्डा डी बाई डी पे, तीसरी ब्राइट 3 लैम्डा डी बाई डी पे, ऐसे सारी ब्राइट आ गई। दो सक्सेसिव ब्राइट का डिफरेंस लिया y2 माइनस y1, दो सक्सेसिव ब्राइट y3 माइनस y2, थर्ड ब्राइट सेकंड ब्राइट या सेकंड ब्राइट फर्स्ट ब्राइट डिफरेंस लिया, तो लैम्डा डी बाई डी आ गया। दिस इज द फ्रिंज विड्थ, ये होती है लीनियर फ्रिंज विड्थ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज दिस, खूब क्वेश्चन आते हैं ऐसे। एंगुलर फ्रिंज विड्थ दो सक्सेसिव ब्राइट के बीच का सेपरेशन, ये ब्राइट 1 या सेंट्रल ब्राइट और ये फर्स्ट ब्राइट, ये कोई सा भी ले लो, ये तो बीटा बाई ये लीनियर डिस्टेंस फ्रिंज विड्थ बीटा होती है, जो कि लैम्डा डी बाई डी होती है। ये निकाल लिया ना मैंने, लैम्डा डी बाई डी, फिर इसमें इसका डिवाइड किया तो ये आ गया लैम्डा बाई डी। ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो लीनियर और एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गई। अब यहां से देखो क्या मैं बोल दूं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोथ बीटा एंड थीटा विड्थ, लीनियर और एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोथ ये इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। अरे बोलो या यूं चलो लिख दो, फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू फ्रिंज विड्थ
फ्रिंज विड्थ इज proportional to lambda, fringe width beta is proportional to lambda. तो मैं बोल दूं fringe width for red color would be greater than fringe width for blue color. अरे बोलो ब्लू कलर से रेड कलर की फ्रिंज विड्थ ज्यादा आएगी, क्यों? बिकॉज लैम्डा रेड इज ग्रेटर देन लैम्डा ब्लू, तो ब्लू से रेड का लैम्डा ज्यादा होता है, इसीलिए रेड कलर की जो फ्रिंज विड्थ होती है वो ब्लू से ज्यादा होती है, दिस है ना। तो मैं बोल दूं इसमें थोड़ा सा अच्छा फ्रिंज पैटर्न मिलता है, रेड की फ्रिंज विड्थ ज्यादा तो दूर दूर फ्रिंजेस मिलती है, तो मैं बोल दूं हेंस वी यूज रेड कलर इन YDSC experiment, red color light in YDSC experiment, in YDSC. तो YDSC में हम रेड कलर क्यों यूज करना पसंद करते, समझ में आ गई? उसकी फ्रिंजेस थोड़ी खुली खुली और अच्छा थोड़ा एक्सपेंडेड फ्रिंज पैटर्न मिलेगा, और ब्लू में तो थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, घिंचा पीछा, है ना। तो ये तो वैसे ही क्लियर है, ठीक है। अच्छा, फ्रिंज विड्थ है ना, फ्रिंज विड्थ इन अदर मीडियम, तो अदर मीडियम में फ्रिंज विड्थ कितनी हो जाएगी? तो ये बीटा इन एनी मीडियम इज इक्वल टू जो बीटा एयर या वैक्यूम में थी उसका वाई म्यू, चाहे वो लीनियर फ्रिंज विड्थ की बात हो, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ में भी यही है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन एनी मीडियम, अरे थीटा इन एनी मीडियम, एंगुलर फ्रिंज विड्थ इन एनी मीडियम इज इक्वल टू थीटा इन एयर डिवाइड बाई म्यू। तो चाहे एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो चाहे लीनियर फ्रिंज विड्थ हो, क्यों? क्योंकि मैं बोल दूं लैम्डा में चेंज हो जाता है, लैम्डा इन एनी मीडियम बराबर लैम्डा एयर बाई म्यू। अरे बोलो किसी मीडियम में, किसी भी मीडियम में वेवलेंथ जो वैक्यूम में थी उसका वाई म्यू हो जाती है, मैं एयर को ही वैक्यूम बोल रहा हूं, तो जो एयर में थी या जो वैक्यूम में थी उसका वाई म्यू हो जाती है। तो बोल दूं जैसे मीडियम में जाते हैं तो यहां पे लिख दो एक लाइन स्टार मार्क के, एज वी मूव इन डेंसर मीडियम, है ना, जैसे वाटर में जाए एयर से, डेंसर मीडियम, एज वी मूव इन डेंसर मीडियम, तो बोल दूं म्यू इंक्रीजेस, लैम्डा डिक्रीजेस, हेंस फ्रिंज विड्थ बीटा, हेंस बीटा डिक्रीजेस। तो जैसे जैसे अपन भारी मीडियम में जाएंगे फ्रिंज पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो मैं बोल दूं स्क्रीन पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस ज्यादा आ जाएगी, तो फ्रिंज पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ने लगती है, और ये डायरेक्ट न्यूमेरिकल रिलेशन है, याद रखना। सर ये कैसा आया समझा दो, ये ले समझा दो, ये देख, तो बीटा इन एनी मीडियम बराबर लैम्डा मीडियम डी बाई डी हो जाएगा। अरे बोलो बेटा क्या नहीं समझ में आया, ये लैम्डा मीडियम लिख दूं, लैम्डा एयर या वैक्यूम बाई म्यू, ये ले, ये पुराना वाला हो गया लैम्डा बीटा, ये बीटा एयर बस बाई म्यू, लैम्डा बदल गया बेटा। तो जैसे किसी मीडियम में जाएंगे तो पूरे सेटअप को किसी और मीडियम में ले जाएंगे, फ्रिंज विड्थ इन अदर मीडियम, है ना। तो ये तो किसी भी मीडियम में सेटअप को ले जाते हैं, तो मैं बोल दूं जो एयर में सेटअप था उसमें डी डी जो थे वो भी उसी मीडियम में वही रहते हैं, बस लैम्डा बदल जाता है। You लिखो फ्रिंज विड्थ when YDSC setup is taken into other medium, अगर इस पूरे सेटअप को अदर मीडियम में ले जाए, है ना, when YDSC setup is taken into other medium, किसी और मीडियम में ले जाए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा। क्लियर है क्या? तो सर ये सारी बातें समझ में आ गई, तो हमारे को लीनियर डिस्टेंस फलानी डिस्टेंस सब समझ में आ गया सर, ठीक है। अब ये देखो, अब इसके आगे बात अपन बेटा अगले टर्न पे करते, बहुत ज्यादा हो जाएगा एक साथ, ठीक है। चलो हाँ बेटा, अपना YDSC में अपना YDSC एक्सपेरिमेंट चल रहा था, उसमें अपन ने ये बातें कर दी थी कि फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है ना, लीनियर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ठीक है। थीटा एंगल पर पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा होता है, वाई डिस्टेंस पर dy बाई डी होता है, कैपिटल dy बाई डी। फिर अपन ये जहाँ पर पार्ट डिफरेंस डेल एक्स है उसकी सेंटर से डिस्टेंस निकाल सकते हैं, एंगल निकाल सकते हैं। फिर ब्राइट की एंगुलर पोजीशन और लीनियर पोजीशन के फॉर्मूला बना दिया था अपन ने, ये ब्राइट की लीनियर पोजीशन देगा, ये एंगुलर पोजीशन देगा। फिर अपन ने ब्राइट का सेपरेशन फ्रिंज विड्थ निकाली थी लैम्डा डी बाई डी, ये लीनियर फ्रिंज विड्थ थी। फिर एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकाली थी लैम्डा बाई डी, दोनों लैम्डा के प्रोपोर्शनल थी, तो दोनों रेड के लिए बड़ी होगी ब्लू से, ये देखा था। फिर किसी मीडियम में जाते तो बाई म्यू हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा, लैम्डा बाई म्यू हो जाएगा। तो एयर से किसी मीडियम में सेटअप को ले जाऊंगा मैं, वाटर में ले गया तो बाई म्यू हो जाएगा। क्लियर है? चलो इन पे न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन अभी अपन बात करते हैं। अब देखो, एक बेटा होता है एवरेज इंटेंसिटी। क्या होती है बेटा? एवरेज इंटेंसिटी। पूरी स्क्रीन पर कहीं ब्राइट है तो एक होती है एवरेज इंटेंसिटी, एवरेज इंटेंसिटी है ना, एवरेज इंटेंसिटी।
एवरेज इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन, इंटेंसिटी ऑन स्क्रीन। तो देखो स्क्रीन पर कहीं ज्यादा कहीं कम है ना, तो एवरेज इंटेंसिटी निकालनी है। तो एवरेज इंटेंसिटी का फॉर्मूला आता है बेटा, याद है मैंने बताया था आपको, फ्रिंज पैटर्न बताया था। देखो कहीं मैक्सिमम कहीं मिनिमम, ये देखो फ्रिंज पैटर्न कैसा था, ये देख इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ये, तो ये मैक्सिमम था, ये मिनिमम था, तो ये आई मैक्स था, यहाँ पे आई मिनिमम था, तो इनका एवरेज लेना है। ठीक है, तो एवरेज इंटेंसिटी देखो ये हो जाएगी बेटा, आई एवरेज हो जाएगा आई मैक्सिमम प्लस आई मिनिमम डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये अब मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी होती है बेटा, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर प्लस √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये एवरेज इंटेंसिटी होती है। तो यहां से मैं बोल दूं 2√I1 माइनस 2√I1, ये तो यहां पे आ जाएगा बेटा 2I1, ये I1 आएगा, यहाँ पे भी I1 2I1, ये I2 स्क्वायर करूंगा, यहाँ पे भी I2 2I2 प्लस 2I2, फिर यहाँ आ जाएगा 2√I1 I2, यहाँ आ जाएगा माइनस 2√I1 I2, ये डिवाइड बाई 2, ये कट गई। तो मैं यहाँ से बोल दूँ 2 से ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आई एवरेज इंटेंसिटी। तो पूरी स्क्रीन पे जो एवरेज इंटेंसिटी है वो इंडिविजुअल इंटेंसिटी का एडिशन है। तो बोल दो एवरेज इंटेंसिटी, पूरी स्क्रीन की एवरेज इंटेंसिटी इंडिविजुअल इंटेंसिटी का एडिशन है। इससे अपने को एनर्जी कंजर्वेशन भी समझ में आ गया कि इंडिविजुअल इंटेंसिटी का टोटल करो चाहे पूरी स्क्रीन की एवरेज ले लो, सेम आ रहा है, यानी कि एनर्जी कंजर्व रहती है ना। तो पूरी स्क्रीन पर एनर्जी इज कंजर्व और एवरेज इंटेंसिटी है। तो 10 वेव भी मिल रही होगी तो इंडिविजुअल इंटेंसिटी का एडिशन। तो जब एवरेज निकालनी होगी तो मैं अभी ये लंबी रामायण नहीं लूंगा, है ना, ये होती है लेकिन इसको सॉल्व करने पे आ जाती है। ऑन सॉल्विंग कैसे करा ये देख ले, ऑन सॉल्विंग। ठीक है, सोल्व करने पे ही आ जाती है I1 प्लस I2। तो ध्यान रखना ये एवरेज इंटेंसिटी। एक होता है बेटा फ्रिंज विजिबिलिटी। क्या होता है, फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी। ठीक है, फ्रिंज विजिबिलिटी V से लिखते हैं इसको। ठीक है, फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो ये होता है बेटा, इसका फॉर्मूला याद रखना, I मैक्सिमम माइनस I मिनिमम अपॉन I मैक्सिमम प्लस I मिनिमम। दिस इज द फ्रिंज विजिबिलिटी, है ना, ये फ्रिंज विजिबिलिटी। ठीक है बेटा, ये फ्रिंज विजिबिलिटी का फॉर्मूला है, ये भी ये। अब देखो परसेंटेज निकाला तो इंटू 100 कर देना। अब देखना ये क्यों लिखा मैं बता देता हूं, इफ, है ना, फॉर। अब देखो ये मैं बोल दूं हमेशा, मैं बोल दूं न्यूमरेटर हमेशा छोटा होगा डिनोमिनेटर से। ये देखो ये चीज छोटी होगी क्योंकि x माइनस वाई और यहाँ x प्लस वाई, तो नीचे वाले में प्लस हो रहा है और ऊपर वाले माइनस, तो हमेशा नीचे वाला बड़ा होगा ऊपर वाले से। तो मैं दूं फ्रिंज विजिबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 होगी। सर 1 कब होगी, जब I मिनिमम 0, है ना, फॉर मैक्सिमम, है ना, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, फॉर मैक्सिमम v इक्वल टू 1, for maximum V, for maximum fringe visibility, for maximum fringe visibility, for maximum fringe visibility, बोलो I minimum should be 0। अरे बोलो ये I minimum 0 होगा तभी तो ये 0 होने के बाद ये 1 आएगी, मिनिमम 0, है ना, I minimum 0, for maximum fringe visibility I minimum 0। और I minimum 0 कब होता है, means A1 मीन्स इंटेंसिटी I1 इक्वल टू I2 और A1 इक्वल टू N2। तो दोनों वेव के एम्पलीट्यूड इक्वल हो या इंटेंसिटी इक्वल हो तो मैक्सिमम फ्रिंज विजिबिलिटी आती है। तो बोल दूं इट वुड बी मैक्सिमम कॉन्ट्रास्ट। तो या क्या, तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट, तो गुड कॉन्ट्रास्ट, गुड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, गुड कॉन्ट्रास्ट विल बी देयर, है ना। तो जब V बराबर 1 होगा तो गुड कॉन्ट्रास्ट इन फ्रिंज, है ना, तो मैक्सिमम फ्रिंज विजिबिलिटी होगी, है ना, गुड कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, ये तो अच्छा कॉन्ट्रास्ट चाहिए तो मिनिमम फ्रिंज, मिनिमम इंटेंसिटी 0 होनी चाहिए, यानी कि एम्पलीट्यूड या इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए, तभी तो √I1 माइनस √I2 0 आ जाएगा। क्लियर है क्या सर, समझ में आ गया। तो ये फ्रिंज विजिबिलिटी हो गई। अच्छा अब आगे चलो, ये फ्रिंज विजिबिलिटी की बात हो गई। और देखो इसकी थ्योरी में क्या है, और देखो बेटा क्या चीजें हैं। अब देखो एक होता है बेटा, देखो जो स्लिट विड्थ जो होती है, जब YDAC में अपन स्लिट बनाते हैं, स्लिट विड्थ एंड इंटेंसिटी,
एंड इंटेंसिटी। तो स्लिट विड्थ और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है वो बात है, स्लिट विड्थ एंड इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखो if W1 and W2 is width of slit, is width of slit then तो मैं बोल दूं है ना, या यूं लिखो width of slit है ना, width of intensity is proportional to width of slit W। मैं बोल दूं ये इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू विड्थ, तो यहां से I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर, ये एम्पलीट्यूड है ना, इज इक्वल टू W1 बाई W2। तो विड्थ के प्रोपोर्शनल होती है, ध्यान रखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने यहां पे स्लिट को पिन होल नहीं मान के एक रेक्टेंगुलर स्लिट मानी, तो जितनी विड्थ ज्यादा होगी उतनी इंटेंसिटी ज्यादा होगी। क्लियर है क्या? तो ये रिलेशन होता है, ध्यान रखना। तो YDAC में अगर आप जैसे जैसे स्लिट विड्थ बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे इंटेंसिटी, अगर स्लिट विड्थ डबल, तो अगर आपने दोनों स्लिट की विड्थ सेम ली है तब तो इक्वल इंटेंसिटी होगी। और अगर मान लो मैंने एक स्लिट का रेशो 1:2, स्लिट विड्थ का रेशो 1:2 ले लिया तो इंटेंसिटी 1:2 होगी, 1:4 लिया तो 1:4 होगी। क्लियर है? ये तो अपन ने इसमें स्लिट को रेक्टेंगुलर स्लिट माना है, ठीक है ना। चलो साहब, तो ये होती है स्लिट विड्थ का रेशो। अब आ जाओ, अब देखो YDAC विथ डाइक्रोमेटिक लाइट है ना, 2 लैम्डा ले लिए है ना, YDAC विथ डाइक्रोमेटिक लाइट, ठीक है। अगर अपन ने मोर देन 1 लैम्डा ले लिया ना डाइक्रोमेटिक लाइट, तो देखो क्या होगा है ना। तो इन ए पर्टिकुलर लेंथ ऑन स्क्रीन if n1 fringes, particular screen, if n1 fringes of wavelength lambda 1, n1 fringes of lambda 1 of wavelength lambda 1 and n2 fringes of wavelength lambda 2 is observed है ना, is observed then अगर उससे एक पर्टिकुलर लेंथ में n1 और n2 फ्रिंजेस ऑब्जर्व हुई है, देन n1 लैम्डा 1। सर क्यों? क्योंकि मैं बोल दूं वो L जो वो लेंथ होगी पर्टिकुलर लेंथ, वो हो जाएगी n1 बीटा 1 जो लैम्डा 1 की फ्रिंज विड्थ है। अरे भैया, एक फ्रिंज 2 फ्रिंज का सेपरेशन बीटा होता है, तो n बीटा 1 n1 बीटा 1 बराबर n2 बीटा 2। तो यहां से आ जाएगा n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ये क्योंकि d बाई डी कट जाएगा। तो क्या मैं बोल दूं, अगर एक पर्टिकुलर लेंथ में n1 लैम्डा 1 की n1 फ्रिंज बनती है और लैम्डा 2 की n2 फ्रिंज बनती है, तो n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2, उनकी फ्रिंज विड्थ इनटू उनके नंबर ऑफ फ्रिंज का जो मल्टीप्लाई होगा, नंबर ऑफ फ्रिंज ऑफ फर्स्ट फ्रिंज, नंबर ऑफ फ्रिंज ऑफ लैम्डा 1 इनटू उसकी फ्रिंज विड्थ, लैम्डा 1 की फ्रिंज विड्थ का मल्टीप्लिकेशन, वो लेंथ हो जाएगी। जैसे 10 फ्रिंज आई, रेड की 10 फ्रिंज आई, 6000 एंगस्ट्रॉम की 10 फ्रिंज आई, तो मैं बोल दूं 10 नंबर 10 इंटू 6000 का 6000 डी बाई डी, ये फ्रिंज विड्थ, इतनी डिस्टेंस हो जाएगी वो एल। और वही हो जाएगी 4000 की, मान लो 20 आई, यूं मेरे हिसाब से ले रहा हूं, तो 20 इंटू 4000 डी बाई डी, वो इक्वल हो जाएगा। वो मैंने डेटा सेट करके देख लिया, ये तो ये होता है। तो अगर किसी पर्टिकुलर लेंथ में n1 लैम्डा 1 की n1 फ्रिंजेस आई और ये, तो ये रिलेशन होता है। कैसे आया, समझ में आ गई? वो लेंथ इक्वल कर दी, बीटा 1 पहली वेवलेंथ की फ्रिंज विड्थ अगर बीटा है तो बीटा इंटू उसके नंबर, और दूसरी की बीटा 2 है तो बीटा 2 इंटू उसके नंबर का मल्टीप्लिकेशन, वो लेंथ आ जाएगी। अरे ये देखो ना यार, ये लेंथ है एल, ये एल। जैसे मान लो 6000 एंगस्ट्रॉम वाले की, या यूं लो 4000 एंगस्ट्रॉम वाले की 10 फ्रिंज आती है, 10 फ्रिंज
फ्रिंज। तो मैं बोल दूँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 फ्रिंज। तो 4000 वाले की ये 10, 1 2 ये तो 4000 वाले की 10 फ्रिंज आई। तो बोल दूँ ये 10 इंटू बीटा ऑफ 4000 एंगस्ट्रॉम। तो वो इस लेंथ के बराबर हो गया, एल के बराबर, ये एल बराबर। अब मान लो 2000 वाले की 20 आई, तो बोल दूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू बीटा ऑफ 2000, तो वो भी इस एल के बराबर हो जाएगा। तो बोल दूँ यही 10 बीटा 1 इज इक्वल टू 20 बीटा 2, ये करा मैंने। तो वो d बाई डी कट गया, तो 10 लैम्डा 1 बराबर 10 लैम्डा 2। क्लियर है क्या बेटा? ऐसे। तो वही लेंथ इन दोनों के मल्टीपल के बराबर हो जाएगी। सर समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, सब पे न्यूमेरिकल करेंगे अपन। अब YDAC विथ वाइट लाइट, है ना, YDAC एक्सपेरिमेंट करें विथ वाइट लाइट। जब अपन वाइट लाइट यूज करते हैं तो देखो समझना बात को, मैंने याद है बताया था सेंट्रल मैक्सिमा की इंपॉर्टेंस। ये देखो अब जैसे आप वाइट लाइट यूज करोगे तो जैसे ये लाइट गिरेगी, ये सोर्स, तो जैसे व्हाइट लाइट यूज करोगे तो सेंटर पे सबका ब्राइट बनेगा, ये तो सारी फ्रिंजेस का सेंटर पे ब्राइट बनेगा। ये तो बोल दूं सातों कलर, जैसे व्हाइट लाइट है ना, तो यहां पे विबग्योर सातों कलर है, विबग्योर, तो सातों का ब्राइट बनेगा। तो मैं बोल दूं ये सेंट्रल मैक्सिमा क्या होता है? सेंट्रल मैक्सिमा जब डेल एक्स बराबर 0, तो सातों कलर का, सभी कलर का, सभी का मैक्सिमा, और सभी का मैक्सिमा मिक्स होकर व्हाइट स्पॉट बनेगा। ये क्या बनेगा? व्हाइट स्पॉट। तो सेंट्रल मैक्सिमा पर सभी कलर का मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि सबका पार्ट डिफरेंस 0 होगा, तो सबका मैक्सिमा बनेगा, तो सारे कलर मिक्स होकर एक व्हाइट स्पॉट बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? व्हाइट स्पॉट। अब जैसे जैसे दूर जाओगे आप, तो बोल दो अब कलर बिखरेंगे। क्यों? क्योंकि देखो इधर देख, यहां तो सातों का मैक्सिमा बन गया। अब देख यहां से रेड कलर की वेवलेंथ या रेड कलर का वेवलेंथ बड़ा होगा, तो रेड कलर की फ्रिंज विड्थ भी बड़ी आएगी। देखो रेड कलर, तो रेड कलर दूर फैलेगा, तो यहां पे सातों का मैक्सिमा आएगा। अब देखो यहां रेड कलर ऐसे फैलेगा, ठीक है, ये भी लाइन लिखा दूंगा मैं। अब देखो तो सेंटर पे व्हाइट स्पॉट बनेगा, यहां ये है ना, और जो वॉयलेट कलर होगा वो सबसे करीब बनेगा, ये ठीक है। येलो कलर यहां से बीच में से कहीं से दिखेगा, ये येलो कलर, रेड, येलो, वॉयलेट, ठीक है, ग्रीन, विरीन सब आ जाएंगे। ये इस टाइप से। तो क्या मैं बोलती हूं यहां जहां सातों कलर बनेंगे वहां तो व्हाइट स्पॉट बन जाएगा, क्योंकि सातों कलर का मिक्सचर, सबका मिक्सचर इज व्हाइट स्पॉट। ये व्हाइट। अब सेंटर से दूर जाऊंगा तो मैं बोल दूं डार्क ऑफ, है ना, डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज ऑफ वॉयलेट विल अकर फर्स्ट। ये देखो अब ऐसे वॉयलेट की पहले ब्राइट बनेगी, ये ऐसे रेड की दूर बनेगी, रेड की ब्राइट और रेड की डार्क दोनों ही दूर बनेगी ऐसे। तो मैं बोल दूं ये रेड की ब्राइट दूर बनेगी, ये रेड, बीटा रेड, ये रेड, और ये बीटा ये फ्रिंज विड्थ तो ये बीटा वॉयलेट। तो मैं बोल दूं अब सुनना, यहां पे लिख रहा हूं मैं, सुनना ध्यान से सुनना बेटा, है ना। पहला पॉइंट, सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा एट, या देयर वुड बी a bright white spot, there would be a bright white spot at central maxima, तो जहां सेंट्रल मैक्सिमा होगा वहां पे एक डार्क व्हाइट स्पॉट बनेगा। ध्यान रखना, व्हाइट स्पॉट। क्यों? सभी का मैक्सिमा, सभी कलर का मैक्सिमा, सभी का मैक्सिमा का मिक्सचर, सभी कलर के मैक्सिमा का मिक्सचर होगा वहां, और सबका मिक्सचर होकर व्हाइट बनेगा पूरा। क्लियर है? अच्छा, फिर सेकेंड पॉइंट, एज वी मूव अवे फ्रॉम सेंटर ऑफ स्क्रीन, एज वी मूव अवे फ्रॉम, यूं लिखो सेंट्रल मैक्सिमा, है ना,
ब्राइट एंड डार्क, यहाँ पे कोई वो गायब कर, ये हटा दो, ये हटा दो कल वाला। हाँ अब लिखो, एज वी मूव अवे फ्रॉम स्क्रीन सेंट्रल मैक्सिमा, है ना, ब्राइट ब्राइट एंड डार्क एंड डार्क एंड डार्क, ब्राइट एंड डार्क, या यूं बोलो मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ वायलेट will occur first, will occur है ना, will occur first, will occur first, ठीक है। तो वॉयलेट का मैक्सिमा और मिनिमा will occur first, but रेड कलर will appear first on screen, समझ गए। लेकिन कलर में रेड कलर पहले दिखाई देगा। सर ऐसा क्यों, बताता हूं। देखो कई बच्चे मिसकंसेप्शन आ जाता है कि सर जब वॉयलेट कलर का मैक्सिमा पहले बन रहा तो वॉयलेट कलर नजर आएगा। बेटा कोई सिंगल कलर थोड़ी, यहाँ कलरों का मिक्सचर है। अब यूं सोचो, जहां पर वॉयलेट का मिनिमा है, यहां जहां वॉयलेट का मिनिमा है, क्या मैं बोल दूं, जहां वॉयलेट का मिनिमा है, भाई वॉयलेट का मिनिमा भी तो पहले आया है, तू मैक्सिमा को क्यों देख रहा है डायरेक्ट, मिनिमा पहले है। तो जहां वॉयलेट का मिनिमा, वहां वॉयलेट गायब हो गया, बाकी थोड़े थोड़े सारे कलर है। देखो वहां रेड भी है, देखो जहां वॉयलेट गायब हुआ वहां रेड भी है, वहां ऑरेंज भी है, वहां थोड़ा ऑरेंज भी है ना, वहां पे येलो भी है की भी कुछ इंटेंसिटी है ना, कुछ ग्रीन भी है ना, ग्रीन भी है ना, तो सारे कलर है। और इन सब कलर का मिक्सचर करूंगा मैं तो बन जाएगा व्हाइट माइनस वॉयलेट, एंड दैट वुड बी रेडिश ऑरेंजिश, ठीक है। तो रेड कलर विल अपीयर फर्स्ट इज, तो बट रेड कलर विल अपीयर फर्स्ट, है ना, ऑन स्क्रीन। मैं बोल दूं व्हाइट माइनस वॉयलेट, एट मिनिमा ऑफ वॉयलेट, एट मिनिमा ऑफ वॉयलेट। तो वॉयलेट के मिनिमा पर रेड माइनस वॉयलेट, व्हाइट माइनस वॉयलेट, तो थोड़ा सा ऑरेंजिश रेडिश कलर नजर आएगा, है ना, रेडिश ऑरेंजिश। ये क्लियर है क्या? तो ये बहुत ध्यान रखना बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये। तो ये सेकेंड क्लियर है, ठीक है। थर्ड, एंड होल स्क्रीन विल बी कलरफुल, whole screen will be colorful, है ना, will be colorful, है ना। and there would be no dark fringe on screen, no dark fringe, no complete dark fringe on screen, पूरी स्क्रीन पर कहीं कंप्लीट डार्क फ्रिंज नहीं होगी, ठीक है। तो सेंट्रल व्हाइट स्पॉट होगा, फिर वो दूर जाएंगे तो कलरफुल फ्रिंजेस फैल जाएगी, ठीक है। जैसे जैसे दूर जाएंगे और कलर पहले रेड अपीयर होगा, उसके बाद वॉयलेट अपीयर होगा, क्लियर है क्या? और पूरी स्क्रीन कलरफुल हो जाएगी और कोई कलर डार्क फ्रिंज नहीं होगी पूरी स्क्रीन पे, समझ गए? ये सारी व्हाइट लाइट के साथ थी। अब फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा, ठीक है, ये फ्रिंज विजिबिलिटी हो गई। अब फ्रिंजेस का शेप कैसा होगा ये देख लेते हैं। अब सुनना ध्यान से, है ना, शेप ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन। देखो बेटा, अगर अपन यहां पे पिन होल ले लेते हैं, है ना, साफ साफ बात कर लेते हैं। अगर ये पिन होल है, क्या ये पिन होल? अब बेटा इसमें बहुत ज्यादा लफड़े है ना, कहीं क्लियर नहीं लिखा। अगर ये पिन होल है ना, दीज आर पिन होल, कई लोग पिन होल, तो ये हो गया पिन होल। तो ये S1 S2 क्या है? इफ S1 एंड S2 आर पिन होल, पहला S1 एंड S2 आर पिन होल, तो जो स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा बेटा वो हाइपरबोलिक बनेगा। तो क्या बनेगा?
अच्छा, स्क्रीन भी बड़ी लेनी पड़ेगी उसके लिए ना, लार्ज स्क्रीन। अब इसमें स्ट्रेट लाइन और हाइपरबोला में बड़ा जबरदस्त कंफ्यूजन होता है। तो बोल दो ये सेंट्रल व्हाइट लाइन बनेगी, तो सेंटर पे तो एक व्हाइट लाइन बनेगी, ये ब्राइट लाइन, ब्राइट लाइन, ठीक है, ये एट सेंटर ओ, ये स्क्रीन का सेंटर है, ये 3D में बता रहा हूं मैं। उसके बाद देखो बेटा हाइपरबोला बनेगा। क्यों बनता है हाइपरबोला? तो बेटा ये मैथ में प्रॉपर्टी है, दो फिक्स पॉइंट से, ए बेटा ये देखो ये कोई पॉइंट P है, वेरिएबल पॉइंट P, तो दो फिक्स पॉइंट से, दो फिक्स पॉइंट से किसी वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस का डिफरेंस S2P माइनस S1P बराबर अगर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट जैसे अपन लेंगे लेमडा, कांस्टेंट लेमडा 2 लेमडा, लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा, तो ये हाइपरबोलिक पाथ होता है। क्या होता है ये? हाइपरबोलिक पाथ, हाइपरबोलिक बोलिक पाथ। ये हाइपरबोलिक पाथ की इक्वेशन बनती है। जैसे एक फिक्स पॉइंट से अगर कोई वेरिएबल पॉइंट की डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो सर्कल बनता है, क्लियर है? वैसे मैथ में ये चीज है। तो ये हाइपरबोला, ये लेमडा, यहाँ पार्ट डिफरेंस लेमडा, 2 लेमडा के लिए एक नया हाइपरबोला बनेगा, 3 लेमडा के लिए एक नया हाइपरबोला। तो अगर दो पॉइंट है, पॉइंट सोर्स है, तो हाइपरबोलिक कर्व बनेगा। एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, ठीक है बेटा? तो YDAC में स्क्रीन पर अगर स्क्रीन बहुत बड़ी है तो हाइपरबोलिक कर्व बनेगा, क्लियर है? अच्छा, क्या बनेगा बेटा? हाइपरबोलिक कर्व। अब अगर ये स्लिट है, अगर अपन स्लिट ले ले, इफ पिन होल की जगह स्लिट ले लूं मैं, ये अगर वो क्लियर बोल दे, इफ टू रेजर कट, जो रेजर होती है ना, ब्लेड, ब्लेड, दो ब्लेड से कट कर दूं बेटा, ये कोई बड़े बड़े होल स्लिट थोड़ी होती है। अगर दो रेजर कट कर दूं, है ना, ब्लेड से, ठीक है ना बेटा, तो जो स्क्रीन पे पैटर्न बनेगा बेटा ये है ना, और स्क्रीन भी लिमिटेड साइज की लेना। तो ये देखो सेंटर हो गया ये, तो ये व्हाइट स्ट्रेट लाइन, ये ओ, ये, तो ये बनती है स्ट्रेट लाइन। क्या बनती है? स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, क्लियर है? तो रेजर कट मारे और ये ऐसी स्लिट बना दे तो स्ट्रेट लाइन बनती है। लेकिन इसमें भी अगर आप स्क्रीन बड़ी कर दोगे, देखो बेटा इसमें भी स्क्रीन बड़ी ले लोगे, अगर वो लिख दे लार्ज स्क्रीन, तो ये आगे जाके ये भी हाइपरबोला हो जाती है थोड़ी सी। क्यों हो जाती है सर हाइपरबोला? बेटा अगर मैं बहुत दूर चला जाऊंगा तो ये पॉइंट सोर्स ही तो लगेंगे आपको, क्लियर है क्या? तो या तो वो क्लियर मेंशन करेगी ये लार्ज स्क्रीन है, तो लार्ज स्क्रीन पर तो हाइपरबोला, तो ज्यादा अप्रोप्रिएट तो यही है कि आप हाइपरबोला टिक करें अगर स्क्रीन के बारे में कुछ नहीं बोले तो, क्योंकि स्लिट होगी तो भी वो आगे जाके हाइपरबोला बन जाएगी और पॉइंट सोर्स है तो भी आगे जाके हाइपरबोला बनेगी, ठीक है? उसमें क्या अपना आंसर एनसीईआरटी से भी मैच हो जाएगा, क्लियर है क्या? हालांकि ऐसा कोई जरूरी नहीं है अपन आंसर मैच करें, ठीक है? फिर भी बेटा सेफ रहना जरूरी है ना अपन, ताकि क्या कोई कॉन्ट्राडिक्टरी वो बातें नहीं हो। अच्छा, अब अगर मान लो स्क्रीन को परपेंडिकुलर रख दूं सोर्स के, ये जैसे सोर्स है दो, ये S1 ये S2, और स्क्रीन को परपेंडिकुलर रख दे अपन, है ना, परपेंडिकुलर टू सोर्स, ये है ना, ये 3D में बना रहा हूं मैं, ये परपेंडिकुलर रख दी, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है, ये सेंटर, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है ना, ये सेंटर ऑफ स्क्रीन है वो। और अगर ये 2 लैम्डा पाथ है मान लो, तो देखो बेटा ये दो, तो मैं बोल दूं क्या, ये देखो जैसे अब ये यहां से पाथ, तो ये बनेगा सर्कुलर फ्रिंज बनेगी सर, है ना, और विद सेंटर इज ब्राइट। क्यों सेंटर ब्राइट? क्योंकि सेंटर पे देखो पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा हो रहा है, ये वेव पहुंच जाएगी और ये 2 लैम्डा दूर है तो ब्राइट बनेगा। सर ये सर्कुलर क्यों बनेगी? देखो आप ये यहां से दो पॉइंट से डिस्टेंस लो, और मैं बोल दूं अगर यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो पूरे सर्कल पे देखो 3D में पूरे सर्कल पे लैम्डा होगा। ये देखे बेटा ये 2 पॉइंट है और ये कोई वेरिएबल पॉइंट है, यहाँ से पार्ट डिफरेंस लैम्डा है तो पूरे सर्कल पे लैम्डा होगा। अरे देखे ना ये पूरा, सर अभी तो आप बोलते हैं हाइपरबोला, वो हाइपरबोला यूं होगा, जैसे ये देखो वो हाइपरबोला यूं होगा, ये यूं, ये फिर अगर किसी हाइपरबोला को ऊपर से काटेंगे तो सर्कल ही तो बनेगा, क्लियर है? छोड़ो इतनी बातें तुम्हारे काम की नहीं, तू तो ये देख, ये तो सर्कुलर फ्रिंज बनेगी। तो 100 बात की बात, इफ स्क्रीन इज प्लेस्ड, स्क्रीन इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू सोर्स S1 and S2, सोर्स S1 S2 and S2 placed perpendicular to line joining S1 and S2,
S1 S2 को ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर स्क्रीन रखूंगा तो फ्रिंज पैटर्न कैसा बनेगा बेटा? सर्कुलर। तो ये कैसा बनेगा? सर्कुलर। तो सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न, सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न, फ्रिंज पैटर्न, तो सर्कुलर फ्रिंज पैटर्न। ठीक है, इसमें कैसा बनेगा? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है ना, ये छोटी स्क्रीन के लिए स्ट्रेट लाइन। अभी अपन जो सीख रहे हैं उसमें यही लिखूंगा मैं, है ना। और अगर स्क्रीन के बारे में कुछ नहीं बोले तो, और दोनों ऑप्शन हो हाइपरबोला और स्ट्रेट लाइन, तो मैं तो हाइपरबोला टिक करने की सलाह दूंगा क्योंकि वो बड़ी स्क्रीन के है ना। और ये पॉइंट सोर्स या पिन सोर्स, पिन होल ले लूंगा तो कंफर्म हाइपरबोला। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अगर वो बोल दो पिन होल आर टेकन, तो अगर क्लियर करे जब तो ठीक है, अदरवाइज फिर वो छुपी हुई बात है। ये सारी बातें हो गई बेटा YDAC एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। अब अपन अगले टर्न पे न्यूमेरिकल कर करके एक एक बात को क्लियर करेंगे। हर बात पे न्यूमेरिकल कर करके अपन एक एक बात को ढंग से क्लियर करेंगे बेटा। ठीक है बेटा, चलो। हाँ बेटा, कल जितनी भी YDAC की रामायण पढ़ी थी बेटा, उस राज रामायण को क्वेश्चनों के थ्रू समझेंगे सारी बात को। देखो बेटा, थ्योरी थोड़ी सी बोरिंग होती है। अपन ने इंटरफेरेंस की भी थ्योरी पढ़ी, थोड़ी बोरिंग थी, लेकिन बेटा उनके अंदर जो चीजें होती है वो हमारे दिमाग में थोड़ी थोड़ी घुस जाती है। फिर जैसे ही अपन क्वेश्चन करते हैं वो परफेक्ट सेट हो जाती है दिमाग में और फिर वो अच्छी लगने लग जाती है थ्योरी। तो कल हमने जो YDAC पढ़ा उसकी इंपोर्टेंस बताने के लिए मैं कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। अगर वो चीज नहीं पढ़ी होती अपन ने तो क्वेश्चन भी नहीं होता। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 1 आज का है ना, मतलब 12, क्वेश्चन नंबर 12 है ना इस चैप्टर का। इन YDAC इफ लैम्डा इज दिस, मैंने बोला था ना क्वेश्चन में पढ़ो और क्वेश्चन पढ़ते वक्त जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको अंडरलाइन करो, अदरवाइज आप सिली मिस्टेक करेंगे। नीट 2020 इस साल जो पेपर हुआ था, वेरी वेरी इजी पेपर वाज दैट, लेकिन बच्चे क्या करते थे, अनडिसेंट क्वेश्चन करने के चक्कर में और सिली मिस्टेक खूब करते हैं, ध्यान देते नहीं है ना। डेटा अभी सीखते हैं नहीं, नेता बनते हैं, फिर सिली मिस्टेक होती है, नंबर नहीं आते, फिर रो रो के मैसेज करते हैं, फिर हम इरिटेट होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन इज 1 मीटर, दिस इज कैपिटल डी। स्क्रीन और स्लिट के बीच का डिफरेंस कल बताया था, स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कैपिटल डी। एंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 स्लिट 3 mm, स्मॉल डी। ये स्मॉल डी, दिस इज कैपिटल डी, है ना, कैपिटल डी। ये इस था, ये कैलकुलेट था। ठीक है, देन कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है? एक तो फ्रिंज विड्थ बीटा, है ना, ये निकालना है, जो निकालना है। ये यूनिट का ध्यान रखना, ये mm में, ये मीटर में, ये एंगस्ट्रोम को मीटर में बदलना है, ये लैम्डा है। एक निकालना है एंगुलर फ्रिंज विड्थ। कल याद है थ्योरी में अपन ने फ्रिंज विड्थ डिराइव की थी। पहले अपन ने एंगुलर पोजीशन, याद है, डेल एक्स बराबर डी साइन थीटा, फिर लीनियर पोजीशन, उस याद आया सारी बातें। डेल एक्स बराबर डी वाई, डी स्मॉल वाई अपॉन कैपिटल डी, उससे लीनियर पोजीशन पता पड़ जाएगा जहां पार्ट डिफरेंस डेल एक्स है। डी साइन थीटा से एंगुलर पोजीशन पता पड़ जाएगी जहां पार्ट डिफरेंस डेल एक्स है। फिर ब्राइट के लिए इनको एन लैम्डा रखा था, डार्क के लिए 2n -1 लैम्डा बाई 2 रखा था, ताकि n बराबर 1 पे लैम्डा बाई 2 आ जाए। ऐसे कर करके सबकी लीनियर और एंगुलर पोजीशन निकाली थी। फिर लीनियर पोजीशन से फ्रिंज विड्थ निकाला था, याद है, सेपरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव ब्राइट और डार्क फ्रिंज, है ना। और ये एंगुलर फ्रिंज वही था, एंगल था, एंगुलर सेपरेशन, यहां सेपरेशन। आ जाओ, फिर पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट निकाल लेंगे, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ, है ना, फ्रिंज विड्थ, थर्ड ब्राइट की पोजीशन ऑन स्क्रीन, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, बिल्कुल सब निकालेंगे। आ जाओ एक एक करके। तो मैं बोल दूं सबसे पहला फ्रिंज विड्थ, तो बोल दूं बीटा बराबर, बोलो फॉर्मूला, लैम्डा डी बाई डी। बिल्कुल मच्छर क्वेश्चन था। आ जाओ, तो बीटा बराबर लैम्डा को 6 × 10⁻⁻7 मीटर, है ना, डी कैपिटल डी 2 मीटर, सॉरी 1 मीटर, तो कैपिटल डी 1 मीटर, स्मॉल डी 3 × 10⁻³ मीटर। यहां से सोल्व किया तो इसको ऊपर लेकर 2 बार कटा तो ये -4, तो ये आ जाएगा बीटा बराबर 0.2 mm। ये आ गया 0.2 mm। कितना आ गया बीटा? 0.2 mm। क्लियर है? दिस 0.2 mm इज फ्रिंज विड्थ। एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालनी है, सेकंड पोर्शन। आ जाओ सेकंड पोर्शन, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, बोलो एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये एंगुलर फ्रिंज विड्थ। आ जाओ यहां से, तो थीटा डब्ल्यू बराबर एंगुलर फ्रिंज विड्थ बराबर लैम्डा बाई स्मॉल डी, तो लैम्डा आ गया 6 × 10⁻⁻7, और स्मॉल डी कितना बेटा? स्मॉल डी की वैल्यू है 3 mm, तो 3 × 10⁻³ मीटर। यहां से कटा 2 बार तो आ जाएगा 2 × 10⁻⁴ रेडियन। ये 2 × 10⁻⁴ रेडियन, यानी कि 0.2 मिली रेडियन। ये आ गया एंगुलर पोजीशन, किसकी? एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गई है। दिस इज एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आ गई 0.2 मिली रेडियन, और ये आ गई 0.2 mm मिलीमीटर। कौन सी? लीनियर विड्थ। सर समझ में आ गया। अब एंगुलर, ये क्या? पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट। अब सुनना ध्यान से बेटा, अब यहां से क्या थ्योरी को थोड़ा दिमाग लगा के यूज करना है। थर्ड, पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट, पोजीशन ऑफ थर्ड ब्राइट ऑन स्क्रीन, थर्ड ब्राइट
ऑन स्क्रीन, है ना। अब कुछ नहीं बोले तो लीनियर पोजीशन ही बोलते हैं ऑन स्क्रीन। तो स्क्रीन पे थर्ड ब्राइट की पोजीशन तो देखो बेटा, ये रही स्क्रीन, ये रहा उसका सेंटर O, ठीक है। अब सेंटर से इधर देखो, पहली ब्राइट, अब कोई अपन डिस्टेंस, ये दूसरी ब्राइट, ये तीसरी ब्राइट, दिस इज द थर्ड ब्राइट। दो तरीकों से बताऊंगा मैं, है ना। मेथड वन, दो मेथड से बता रहा हूं बेटा। तो मैं बोल दूं ये सेंटर है, ये पहली ब्राइट B1 फर्स्ट ब्राइट, ये B2, ये B3, और मैं बोल दूं हर ब्राइट बीटा डिस्टेंस पे होती है, तो थर्ड ब्राइट की जो डिस्टेंस होगी, दिस Y वुड बी 3 टाइम्स ऑफ बीटा। बीटा 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 3 बीटा, तो थर्ड ब्राइट की जो डिस्टेंस होगी वो होगी बेटा Y3, थर्ड ब्राइट, Y थर्ड बराबर 3 बीटा। ये हो गया डायरेक्ट मेथड, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा dy/d। और फ्रिंज विड्थ अभी निकाली थी, कितनी आई थी बोलो, तो ये Y थर्ड, थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस जो आ गई बेटा Y थर्ड, तो मैं बोल दूं 3 बीटा, और ये अभी निकाला था 0.2 mm, तो 3 ऑफ 0.2 mm, तो दिस वुड बी 0.6 mm, तो 0.6 mm दूर बनेगी ये, तो सेंटर से 0.6 mm पे बनेगी। ये तो मैंने बीटा से, तो एक तो आप स्क्रीन के सेंटर से ऊपर जाने का तरीका होता है बीटा, मतलब हर ब्राइट के लिए बीटा चलना होता है, लीनियर डिस्टेंस बीटा फ्रिंज विड्थ के बराबर होती है। दो सेकंड ब्राइट पे जाना 2 बीटा, डार्क पे जाना है बीटा/2, सेकंड डार्क पे जाना है 3 बीटा/2, थर्ड डार्क पे जाना 5 बीटा/2। तो स्क्रीन पे आप जैसे जैसे बीटा ऊपर चलते जाओगे, ब्राइट पे पहुंचते जाओगे। सर समझ में आ गई? सर मेथड 2 बताओ। मेथड 2 देखो, मेथड 2 देखो, रिलेशन बिटवीन, क्या था, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन डेल एक्स एट पॉइंट P जो तुम्हें ढूंढना है, एंड Y, याद है, सेंटर से डिस्टेंस Y और पाथ डिफरेंस डेल P में रिलेशन, याद आया कितना आया था, तो डेल PX बराबर, याद है डी साइन थीटा को सॉल्व किया था छोटे एंगल के लिए, तो वो आया था dy/d, याद करो dy/d आया था, याद आ गया क्या बेटा, dy/d। अब यहां से Y निकालना है और पाथ डिफरेंस कितना दिया है, तो थर्ड ब्राइट, थर्ड ब्राइट का मतलब क्या होता है मैंने बताया था, थर्ड ब्राइट मींस, बोलो थर्ड ब्राइट मींस क्या होता है, तो मैं बोलूं डेल एक्स बराबर 3 लैम्डा, वो थर्ड ब्राइट को बोलते हैं जहां पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा हो। फर्स्ट ब्राइट पे लैम्डा होता है, सेकंड ब्राइट पे 2 लैम्डा होता है, थर्ड ब्राइट पे 3 लैम्डा होता है। यहां रखो 3 लैम्डा, तो जैसे ही मैंने यहां पे 3 लैम्डा रखा बेटा, जैसे ही मैंने यहां पे पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा रखा, ये आ जाएगा dy/कैपिटल D, और यहां से बोलो Y कितना आ जाएगा, तो Y बराबर आ जाएगा बेटा 3 लैम्डा d/d। आ गया वही, देख लो सेम आएगा, अरे आएगा बेटा, ये देख ले सेम आएगा, तू कैसे ही चल, कंसेप्ट तो सेम टू सेम ही है ना सारे। तो पर ये है, इसमें सारे ही आ जाएंगे, उसमें भी आ जाएंगे। चलो तो ये आ गया, तो ये 2 तरीके बता दिए। तो थर्ड ब्राइट तक पहुंचने के 2 तरीके हैं, या तो सीधा 3 बीटा, और या फिर डेल एक्स बराबर dy/d से डेल एक्स की वैल्यू 3 लैम्डा रख दो, तो Y आ जाएगा। इससे एंगुलर पोजीशन निकालनी होती है, अपने को एंगल पता करना होता है थर्ड ब्राइट का, तो यहां पे मैं क्या लिखता पता है तेरे को, d sin थीटा, और वहां से sin थीटा निकालता। सर मजा आ गया, आगे आ जाओ, ये थर्ड ब्राइट। अगला क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है इसमें, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, एंगुलर पोजीशन, आ जाओ। तो इसका 4th पार्ट, एंगुलर पोजीशन ऑफ, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, ऑफ फर्स्ट डार्क, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क। ओके, तो यहां से मैं बोल दूं क्या, एंगुलर पोजीशन के लिए क्या करेंगे अपन, हाँ एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क, तो यहां से अपन करेंगे कि एक तो याद है डेल एक्स बराबर, अच्छा फर्स्ट डार्क मींस फर्स्ट डार्क पाथ डिफरेंस डेल एक्स एट फर्स्ट डार्क, एट फर्स्ट डार्क, एट फर्स्ट डार्क, बोलो फर्स्ट डार्क पे पाथ डिफरेंस कितना होता है, फर्स्ट डार्क पे पाथ डिफरेंस कितना होता है, इज इक्वल टू λ/2। कैसे आया, तो मैं बोल दूं फर्स्ट डार्क, तो पुट n इक्वल टू 1 इन 2n - 1 λ/2, याद है किसी भी डार्क पर पाथ डिफरेंस इतना होता है, तो यहां से आ जाएगा डेल एक्स, है ना, ये आ जाएगा बराबर 2 - 1 λ/2। तो फर्स्ट डार्क पे पाथ डिफरेंस λ/2 होगा। अब आ जाओ फॉर एंगुलर पोजीशन, फॉर एंगुलर पोजीशन, बोलो एंगुलर पोजीशन का फॉर्मूला क्या था, एंगुलर पोजीशन, तो पाथ डिफरेंस एंगुलर पोजीशन, मैं बोल दूं डेल एक्स पी बराबर डी साइन थीटा था, याद करो पी पॉइंट की एंगुलर पोजीशन जहां पाथ डिफरेंस डेल एक्स हो, तो यहाँ पे λ/2 दिया है, स्मॉल डी साइन थीटा, ये तो यहां से कितना आ जाएगा बोलो, थीटा बराबर कितना आ जाएगा बोलो, या साइन थीटा बराबर, बोलो साइन थीटा बराबर, बड़ा एंगल होगा तो ठीक है, इसको इधर भेजा λ/2d, दिस इज द एंगुलर पोजीशन। ये
अब डिपेंड करता है एंगल बड़ा या छोटा। चलो आ जाओ देखते हैं। ये यहाँ पे भी थीटा मत लिख, मतलब साइन थीटा को थीटा मत लिख, पहले देखते हैं। तो ये आ जाएगा 6 × 10⁻⁻7 और स्मॉल डी दिया है 1 mm, इतना ही दिया ना 1 mm या 2 mm, कितना दिया देखो स्मॉल डी, या 3 mm दिया है शायद। तो स्मॉल डी की वैल्यू 3 mm आ जाओ, तो यहाँ 3 mm, तो ये 2 × 3 × 10⁻³ तो यहाँ से ये 6 से 6 गया, ये गया, तो मैं बोल दूँ यह गया 10⁻⁴ रेडियन। तो छोटा एंगल है तो मैं थीटा लिख रहा हूँ इसको। अरे स्मॉल एंगल है ना, स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल, ये आया स्मॉल एंगल। अरे स्मॉल एंगल आ गया, ये सोल्व किया ना बेटा, 10⁻⁴ आ रहा है ना, तो स्मॉल एंगल है तो ये 10⁻�0.1 मिली रेडियन आ गया। सर समझ में आ गया। तो एंगुलर पोजीशन के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है ना। इसमें पार्ट डिफरेंस और एंगुलर पोजीशन में रिलेशन है, मैंने डिराइव किया था, और ये पार्ट डिफरेंस और लीनियर पोजीशन में रिलेशन होता है। तो सेंटर से या स्क्रीन पर एंगुलर पोजीशन चाहिए आपको सेंट्रल लाइन से, या लीनियर डिस्टेंस चाहिए, तो डिपेंड करता है आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। सर समझ में आ गई, क्लियर है? तो आ जाओ। तो थर्ड ब्राइट की डिस्टेंस 3 बीटा से भी निकाल सकता हूं, उससे भी निकाल सकता हूं। एंगुलर पोजीशन d sin थीटा बराबर डेल एक्स से निकालूंगा। हाँ अच्छा, बेसिक से भी निकाल सकता हूं। सर बेसिक से कैसे? आ जाए, एक और तरीका है ना बेसिक से, ये बेसिक है ना। वन मोर मेथड, बेसिक। देखो आ जाओ, डायग्राम बनाते हैं। मैं बोल दूं फर्स्ट डार्क होती का है, मैं बोल दूं β/2 दूर, ये फर्स्ट डार्क आती β/2 सेंट्रल ओ से बीटा, और ये कैपिटल डी होता है, ये एंगुलर पोजीशन है थीटा। ये फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क, फर्स्ट डार्क, तो बोल दूं फर्स्ट डार्क β/2 ऊपर होती है याद है, क्योंकि फर्स्ट ब्राइट बीटा ऊपर होती है, तो सेंट्रल ब्राइट और फर्स्ट डार्क के बीच में β/2 का गैप होता है। तो यहां से लिख दूं मैं tan थीटा इज इक्वल टू β/2 अपॉन कैपिटल डी, और ये आ जाएगा कितना λ/2d। क्यों? क्योंकि λ/d में कैपिटल डी कट जाएगा, तो λ/स्मॉल d बचेगा, और 2 ये है ही सही ये। और फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल कितना आ जाएगा ये थीटा इज इक्वल टू λ/2d। यही आया था क्या? देख सर सब समझ में आ गया, बेसिक बेसिक सब समझ में आ गया, क्या चल रहा है सब समझ में आ गया सर। चलो आ जाओ आगे। क्या है? सेपरेशन बिटवीन, इधर देख, सेपरेशन बिटवीन फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क। बेहतरीन क्वेश्चन, सब एक में ही पूछ लिया। फिफ्थ डार्क भी निकालनी है, थर्ड ब्राइट, सॉरी फिफ्थ ब्राइट भी निकालनी है, थर्ड डार्क भी निकालनी है, और उनका सेपरेशन भी देना। आ जाओ, मजा आ जाएगा। अब देखो, जो रटते हो कैसे बर्बाद होते बताता हूं, जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता वो कैसे खत्म होता है। ये फिफ्थ पार्ट है ना, सेपरेशन बिटवीन फिफ्थ ब्राइट एंड थर्ड डार्क है ना, ये पता है, थर्ड डार्क फिफ्थ ब्राइट। तो बोलो फिफ्थ ब्राइट कितना होगा? y फिफ्थ राइट, बोलो, मैं बोल दूं 5 बीटा, ए थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूं, y थर्ड डार्क, तो बोल दो फर्स्ट डार्क होगी β/2, या यूं बोल दो थर्ड डार्क की डिस्टेंस कितनी होगी बोलो, तो 2n-1 λd/2d। अरे याद है डार्क के लिए आया था सॉल्व करने पे, ब्राइट के लिए n λd/d आया था। यहां पे भी चलो इसी लैंग्वेज में लिख दो n λd/d। यहां से n बराबर 5 रखा, यहां से थर्ड डार्क के लिए n बराबर 3 रखा। कल की थ्योरी देखो बेटा, nth ब्राइट की डिस्टेंस सेंटर से, तो n λd/d इसमें 1 2 3 4 रख के फ्रिंज विड्थ निकाली थी। ऐसे ही डार्क के लिए पार्ट डिफरेंस 2n-1 λ/2 करा, उधर याद है dy/d था, dy/d y रख के इधर भेजा, तो ये आया था। आ जाओ, तो फिफ्थ ब्राइट, तो मैं बोल दूं y फिफ्थ 5 λd/d, थर्ड डार्क कितना 3 रखो इसमें, तो यहां से 6 में 5 λd/2d, ये आ गया। बोलो सेपरेशन, तो L। अब सुनना, अब देखो कई बच्चे क्या करते, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते, कई ऐड कर देते, नहीं दोनों ही गलत है। दो केस बनेंगे, देखो ओ 1 2 3 4 5, ये हो गई फिफ्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, फिफ्थ ब्राइट, ठीक है। थर्ड डार्क है ना, ये है ना थर्ड डार्क, ये थर्ड डार्क 1 2 3, ये थर्ड डार्क, ठीक है। ये पता है, ये पता है, तो मैं बोल दूं ये सेपरेशन आ गया, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि y फिफ्थ y5 माइनस y3। अरे बोलो, ये ब्राइट डार्क है, उठोगे y5
माइनस y3, फिफ्थ की पोजीशन माइनस थर्ड की पोजीशन, ठीक है। क्यों, लेकिन थर्ड डार्क कोई नीचे भी तो ले सकता है, 1 2 3, ये थर्ड डार्क नीचे भी तो ले सकता है अपन, थर्ड डार्क, तो ये थर्ड डार्क, तो y3 नीचे भी आएगा। जितना ऊपर थर्ड डार्क बनती है वैसे नीचे ही बनती है, तो अगर मैं ब्राइट ऊपर ले लूं डार्क नीचे ले लूं तब भी तो एडिशन हो जाएगा, क्योंकि पांचवी सेंटर से ऊपर है, फिफ्थ ब्राइट और डार्क नीचे। तो अगर अपोजिट साइड लेंगे, सर फिफ्थ नीचे ले लो, जब दोनों नीचे, दोनों या तो नीचे या ऊपर लेता हूं तब तो सबट्रैक्ट होंगे, एक ऊपर एक नीचे, एक नीचे एक ऊपर लेता हूं तो ऐड होंगे। तो मैं बोल दूं L बराबर y फिफ्थ ब्राइट प्लस माइनस y थर्ड डार्क, दो केस बनेंगे डार्क। अब यहां प्लस और माइनस, अगर सेम साइड है तो माइनस लूंगा, अपोजिट साइड है तो प्लस लूंगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा सही नहीं है, मतलब इसमें दो ऑप्शन, चार ऑप्शन होंगे तो आंसर दो राइट आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि दो केस बनेंगे। अब यहां पे लिखना चाहिए मुझे मिनिमम सेपरेशन, अगर अगला पूछेगा तो यूं पूछेगा मिनिमम सेपरेशन, है ना, यहां लिख दूं मैं मिनिमम सेपरेशन, तब तो मैं दोनों एक साइड लूंगा। और अगर पूछ ले मैक्सिमम सेपरेशन तो दोनों अपोजिट साइड। अरे बोलो, तो या तो मिनिमम देगा या मैक्सिमम देगा, अपन दोनों निकाल लेते हैं, है ना, दोनों ही निकालते हैं अपन। तो मिनिमम सेपरेशन, तो L मिनिमम इज इक्वल टू आ जाएगा 5 लैम्डा डी बाई स्मॉल डी माइनस 5/2 लैम्डा डी बाई डी, एंड दिस वुड बी 5/2 लैम्डा डी बाई डी, ये आ गया, ठीक है ये। और L मैक्सिमम एंड L मैक्सिमम बोलो, तो ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करूंगा, 5 लैम्डा डी बाई डी प्लस 5/2 लैम्डा डी बाई डी, दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा 15/2 लैम्डा डी बाई डी। तो ये आ गया 7.5, ये आ गया 2.5, ये 2.5, ये 7.5। तो इसमें 5 माइनस 2.5 हुआ है, यहां 5 प्लस 2.5 हुआ है। तो एंगुलर और लीनियर डिस्टेंस के लिए कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं सब समझ में आ गया अपने को, क्लियर है बेटा। थोड़ा सा थ्योरी को वापस देखते हैं, सुनना। ये देखो, किसी भी पॉइंट P पर पाथ डिफरेंस, एक तो आया था d sin थीटा, और इस साइन को 10 लिख के लिखा था तो dy बाई डी, ये दो चीजें। अब इनमें पाथ डिफरेंस रखते जाओ, आपको पोजीशन पता पड़ती जाएगी, इससे लीनियर पोजीशन, इससे एंगुलर। आपको ब्राइट चाहिए तो यहाँ n लैम्डा रखा था मैंने, और डार्क चाहिए तो 2n-1 लैम्डा बाई 2 रखा था, याद है। तो n लैम्डा रखूंगा और इन सबको उधर भेजूंगा तो y बराबर आ जाएगा n लैम्डा डी बाई डी। डेरिवेशन ऐसे हुआ था, बेसिक मजबूत करो, फॉर्मूले मत रटो। कितने फॉर्मूले याद करोगे, ये d sin थीटा, यहां पे n लैम्डा रखोगे तो सारी एंगुलर पोजीशन ब्राइट की पता पड़ जाएगी, क्लियर है। और 2n-1 लैम्डा बाई 2 रखोगे तो डार्क की पता पड़ जाएगी, क्लियर है। चलो, और फ्रिंज विड्थ तो याद ही कर लूंगा, फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ तो आसान है। क्या फ्रिंज विड्थ था ये लैम्डा डी बाई डी, और एंगुलर फ्रिंज विड्थ था लैम्डा बाई डी, ये दो फॉर्मूले थे, ये तो याद ही कर लो। चलो आगे, हाँ ठीक है, आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, इफ in YDAC setup, in YDAC experiment, if ठीक है, in YDAC experiment in air, fringe width is found beta बराबर is found 4 mm या 8 mm या experiment fringe width is found 8 mm in air fringe width is found 8 mm in air. Now this setup is taken into water, into water, then new fringe width, new fringe width will be new fringe width will be, ठीक है। अब आ जाओ सॉल्यूशन, बोलो। तो याद है न्यू फ्रिंज विड्थ बीटा डैश या बीटा इन एनी मीडियम बराबर बीटा एयर बाई म्यू होती है, याद है। कल मैंने एक फॉर्मूला लिखा था लास्ट में, ये थ्योरी की इंपॉर्टेंस है।
अब अपन ने अगर ये किया है तो अपने को याद है क्यों होता है ऐसा, क्योंकि लेमडा डी बाई टी में लेमडा बदल जाता है, किसी और मीडियम में जाता है तो लेमडा डिक्रीज हो जाता है, लेमडा बाई म्यू हो जाता है डेंसर मीडियम में जाने पर, तो ये आ गया बाई म्यू। तो आ जाओ बस डायरेक्ट फॉर्मूला है, तो बीटा इन वाटर इज इक्वल टू, बोलो वाटर का म्यू 4/3 दिया तो ठीक, नहीं दिया तो याद होना चाहिए, मैंने रे ऑप्टिक्स में बताया था, तो बीटा एयर बाई 4/3, और बीटा एयर कितना है डायरेक्ट यही लिख दो, चलो बीटा एयर कितना है 8 mm 8 mm, तो यहाँ से 8 mm में डिवाइड करा था मेरा क्या 6 mm, तो क्या मैं बोल दूं वाटर में फ्रिंज विड्थ जो एयर में 8 mm हुआ करती थी वो वाटर में डिक्रीज हो गई 6 mm हो गई, तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गई। क्लियर है क्या? अब ये फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गई है, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि नंबर ऑफ फ्रिंज ऑन स्क्रीन बढ़ जाएगी, है ना? तब देखो, है ना? चलो इसी पे क्वेश्चन कर लेते हैं ना, इसमें और समझूंगा अभी मैं। एग्जाम्पल 3, in YDAC experiment, in YDAC, if in YDAC performed in YDAC with wavelength lambda equal to 6000 angstrom, if number of fringes if number of fringes in a particular length on screen is number of fringes in a particular length on screen is 180, then if this experiment is now performed with, if this experiment is now performed with lambda with another wavelength lambda is equal to 4000 angstrom, then number of bright fringe on screen will be तो नंबर ऑफ फ्रिंज कितनी हो जाएगी इसके, देन नंबर ऑफ ब्राइट फ्रिंज on that portion, on that particular portion, on that fringe in that particular portion will be, अब नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितनी आ जाएगी उस पर्टिकुलर पोर्शन पे, ठीक है? ये समझ लो अपन ने उतनी स्क्रीन ली, तो याद है एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, ए और वैसे दिमाग भी लगाओ, है ना? 4 ऑप्शन देता हूं, चल इसमें ऑप्शन दे रहा हूं, ए 180, बी 240, सी 270, डी 120। अच्छा सुनना, क्या मैं बोल दूं 180 तो होगी नहीं, कम या ज्यादा होगी? अच्छा अब आप एक बात बताओ, वेवलेंथ 4000 हो गई, पहले 6000 थी, या तो मैं वेवलेंथ डायरेक्ट बदल के खुद दे दूं मैं, है ना? इसको लैम्डा डैश लिख लो, और या मैं किसी और मीडियम में ले जाऊं, तब भी तो वेवलेंथ ही बदलती है, तब भी तो फ्रिंज पैटर्न कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है भारी मीडियम में जाने पे, तो नंबर ऑफ फ्रिंज ही तो बढ़ती है। तो या तो मैं वेवलेंथ खुद बदल के दे दूं कम ज्यादा करके, या किसी मीडियम में ले जाऊं, और ठीक है सर दोनों में क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। तो मैं बोल दूं लैम्डा घटा एज लैम्डा डिक्रीजेस, तो मैं बोल दूं फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस, और फ्रिंज विड्थ डिक्रीजेस नंबर ऑफ फ्रिंज इंक्रीजेस, नंबर ऑफ फ्रिंज इंक्रीजेस, तो नंबर ऑफ फ्रिंज बढ़ जाएगी। तो मैं बोल दूं ये और ये तो गए 120 और 180 तो गए, अब या तो 240 होगी या 270 होगी। अब कैसे निकाले, आ जाओ तो मैं बोल दूं कि n1 लैम्डा 1, याद कर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, देख थ्योरी,
इन ए पर्टिकुलर पोर्शन ऑन स्क्रीन। मैंने बताया था कैसे, n1 बीटा 1 बराबर n2 बीटा 2 करा था। n ब्राइट ऑफ लैम्डा 1 तो n बीटा 1 डिस्टेंस घेरेगी, l बराबर n बीटा 1 हो जाएगा। और n2 ब्राइट ऑफ लैम्डा 2 तो n2 बीटा 2 उसकी फ्रिंज विड्थ का n2 n2 वो भी l लेंथ घेरेगी, तो दोनों को इक्वल करा तो l हटा के ये कर दिया, d कट गए थे, है ना, कैपिटल D स्मॉल d दोनों कैंसिल हो गए थे। ये चलो आ जाओ। अब यहाँ पे कितना दिया बेटा 180, किसके लिए 6000 एंगस्ट्रॉम के लिए। भैया तेरी वेवलेंथ कम हो गई तो यहाँ पे नंबर आ जाएगा कितना n2 कितना आ जाएगा, जब तेरी वेवलेंथ ही 4000 रह गई तो नंबर ज्यादा आएगा 4000 एंगस्ट्रॉम। मैं बोल दूं एंगस्ट्रॉम और ये गया 1000। अच्छा अब यहाँ से घटेगा, बोलो कितना आ जाएगा, तो ये 2 से घटा 90 270, दिस n2 बराबर 270 आंसर। तो 270 फ्रिंजेस मिलेगी। सही बात है, ज्यादा ही मिलनी चाहिए थी। आ गया, क्लियर है। इसमें वो ये भी बोल सकता था इफ सिस्टम इज टेकन इनटू वाटर, तो अपने आप 4/3 का मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाता, तो इसको 4/3 तो लैम्डा 4/3 हो जाता, नंबर ऑफ फ्रिंजेस लैम्डा 4/3 डिवाइड बाय 4/3 हो जाता, नंबर ऑफ फ्रिंजेस 4/3 मल्टीप्लाई में हो जाती। ठीक है, समझ गया क्या, सर कर लेंगे। तो लैम्डा 3/4 हो जाता और नंबर ऑफ फ्रिंजेस 4/3 हो जाती, 1.33 टाइम ज्यादा हो जाती। सर समझ में आ गई सारी बात। तो ये n1 लैम्डा 1 n2 लैम्डा 2। अच्छा सर एंगुलर फ्रिंज विड्थ का भी एक क्वेश्चन करा दो, देखो आ जाओ। Example 4, if in YDSE experiment with lambda बराबर 6000 एंगस्ट्रॉम, if angular fringe width है ना, निकालना तो सीखा, is found थीटा w बराबर is found थीटा w बराबर 0.006 रेडियन and if this system in vacuum now if this system is taken into a medium with medium having mu equal to 1.5, then new angular fringe width will be ठीक है। न्यू एंगुलर फ्रिंज विड्थ कितनी होगी पहले तो बता, बढ़ जाएगी या घट जाएगी। तो बोल दो एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू थीटा। ए भैया दिमाग तो लगाना, एंगुलर फ्रिंज विड्थ बराबर होती है लैम्डा बाई स्मॉल डी। क्या मैं बोल दूं एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। और आप जैसे किसी और मीडियम में गए, वो मीडियम देखो भारी है, पहले आप वैक्यूम में थे, अब आप किसी मीडियम म्यू बराबर 1.5 में गए, यानी कि 1.5 गुना भारी मीडियम है, 1.5 गुना म्यू ज्यादा है, तो मैं बोल दूं उसका लैम्डा बाई 1.5 हो जाएगा। तो मैं बोल दूं लैम्डा के प्रोपोर्शनल है, तो थीटा 1 अपॉन थीटा 2 निकालना ना आपको, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 बराबर लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। स्मॉल डी हटा दे क्योंकि स्मॉल डी पे डिपेंड नहीं, मतलब स्मॉल डी तो सेम ही है। जब आप एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गए तो लैम्डा बदलता, तो जो बदलता है उसमें कंसंट्रेट कर। दिस एम्प्लाइज थीटा 2 निकालना है, थीटा 1.0006 इज इक्वल टू लैम्डा 2 नया लैम्डा। तो मैं बोल दूं नया लैम्डा वुड बी लैम्डा वैक्यूम बाई म्यू। अरे लैम्डा 2 लैम्डा 1 बाई म्यू होगा ना, लैम्डा वैक्यूम अपॉन लैम्डा वैक्यूम। तो ये कट गया, तो मैं बोल दूं ये आ जाएगा थीटा 2, अरे लैम्डा ये 6000 भाई वो और करके करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो थीटा 2 इज इक्वल टू बोलो लैम्डा वैक्यूम कट गया तो 1 बाई म्यू आ जाएगा। तो थीटा 1 बाई म्यू 0.006 अपॉन म्यू, म्यू कितना है 3/2, 1.5 को तमीज से लिखा 3/2, ये कट के आ जाएगा 0.004 रेडियन। ये आ गया, ये रेडियन में था, ये आ गया क्या थीटा 2। तो नई एंगुलर फ्रिंज विड्थ डिक्रीज हो गई, तो लीनियर फ्रिंज विड्थ और एंगुलर फ्रिंज विड्थ दोनों घट जाती है मीडियम में जाने पर।
भारी मीडियम में जाओगे तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी घटेगी, लीनियर क्यों? क्योंकि लेमडा घट जाता है, लेमडा डिक्रीज हो जाता है मेरे लाल, लेमडा डिक्रीज हो जाता है। तो देखो जो पहले 0.006 थी वो 0.004 रेडियन हो गई, नंबर ऑफ फ्रिंजेस बढ़ गई। सही बात है सर, बढ़नी है। तो सर हमारे को एंगुलर फ्रिंज विड्थ समझ में आ गई, लीनियर फ्रिंज विड्थ समझ में आ गई। रेड कलर की ज्यादा होगी क्योंकि उसका लेमडा ज्यादा होता है ब्लू कलर से, ये आपने क्लास में नोट्स में ही बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं सर, ये सारी बात समझ में आ गई। तो मीडियम चेंज होने पर नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑन स्क्रीन बढ़ती है भारी मीडियम में जाने पर, और फ्रिंज विड्थ कम होती जाती है, फ्रिंजे पास पास आती जाती है। ये समझ में आ गया सर? फोर्थ ब्राइट, थर्ड डार्क, सारी ये यार 12, ये 13 था, क्वेश्चन नंबर 13 है ना, मैंने 2 लिख दिया, 13 था, है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो नंबर है। दिस वॉज 14, this was 15।